हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी नेशन यूट्यूब चैनल। आशा है आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और बिल्कुल मन लगा के अपनी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो हमारी जो एक लेक्चर सीरीज थी, जो हमारी जो प्लेलिस्ट थी, उस प्लेलिस्ट में दिस इज लेक्चर नंबर 6 और हम इसमें कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स को डिटेल्ड तरीके से सॉल्व। जी हाँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कई सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर चुके हैं एनसीईआरटी के, और कुछ बचे हुए प्रॉब्लम्स को मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। अगेन वीडियो को अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए और अपनी फिजिक्स को पहले से बेहतर और मजबूत करिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। अब दिस इज द कंटेंट जो आप जानते हैं। अब आ जाइए सीधा क्वेश्चन नंबर 1.13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.13 क्या कह रहा है। बिल्कुल बेसिक्स है और बेसिक से ही आप करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बिल्कुल गलती होने की कोई भी चांसेस नहीं है। यहां कह रहा है कि एक फेमस रिलेशन है फिजिक्स में। क्या रिलेशन है? रिलेट्स द मूविंग मास m to the rest mass m naught of a particle in terms of its speed v and speed of light c। यानी कि जो आपका मूविंग मास होता है और जो रेस्ट मास होता है, उनमें आपस में एक कोरिलेशन होता है, उसको यहां पे बताया गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्रैकेट में अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो ये कह रहा है कि दिस रिलेशन फर्स्ट अरोज एज अ कंसिक्वेंस ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ड्यू टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। यानी कि ये रिलेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमको पहले बताया था कि मूविंग मास m और रेस्ट मास m नॉट में कुछ एक रिलेशन होता है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक स्टूडेंट है हम लोगों जैसा, उसने इस रिलेशन को फिर से डिराइव करने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गया कि कांस्टेंट c को हम कहां रखें। कांस्टेंट c क्या है आप क्वेश्चन में देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट है। तो आप समझने की कोशिश करिए। तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास एक जो कांस्टेंट c है, इस कांस्टेंट c को कहां पुट करूं, ये एक स्टूडेंट भूल गया है और आपको इसको ठीक करना है कि कहां पुट करें कांस्टेंट नंबर c। देखिए समझने की कोशिश करिए, c है क्या? आप यहां पे क्वेश्चन में देखेंगे तो c है स्पीड ऑफ लाइट। तो c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट क्या होती है? ठीक है, हमको वैल्यू से मतलब नहीं है। वैल्यू मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में बता चुका हूं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हमको इस इक्वेशन को डायमेंशनली बैलेंस करना है। हमको इस इक्वेशन क्या करना है? डायमेंशनली बैलेंस करना है। तो c की जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एनी इक्वेशन या गिवन इक्वेशन आप ऐसे कह सकते हैं कि गिवन इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड। ये क्या होना चाहिए? डायमेंशनली बैलेंस्ड होना चाहिए। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1 kg प्लस 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी? 2 kg। ये मैं क्यों ऐड कर पाया 1 kg में 1 kg? क्योंकि इन दोनों के डायमेंशंस या यूनिट्स सेम है। लेकिन अगर मैं कहूं 1 kg प्लस 1 लीटर, तो सर ये ऐड हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं ऐड हो सकता? क्योंकि इन दोनों की यूनिट सेम नहीं है। अगर आप कोई कहता है कि 5 मीटर की डिस्टेंस है प्लस 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, बताओ कितनी दूरी चली या कितना डिस्टेंस चला? आप नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि सर अगेन डायमेंशनली बैलेंस्ड नहीं है, पहली चीज। तो आपको इस तरफ और इस तरफ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए। आप दुनिया का कोई भी डिराइव्ड इक्वेशन निकाल लो, दोनों तरफ जो है यूनिट सेम होगी। इस चीज को आपको समझना है। आपने कहा ठीक है सर, उसी पे ध्यान देंगे। अब इस चीज पे ध्यान देने के लिए आप देखेंगे कि जो m की यूनिट है वो kg है, क्योंकि m क्या है? एक तरीके का मूविंग मास है। तो m क्या है? मूविंग मास है, और मास का जो यूनिट होती है वो होती है kg। और m नॉट जो है वो आपका क्या है? वो भी kg में आएगा। वो क्या है? रेस्ट मास है, रेस्ट मास है। और जो v का डायमेंशन है, v स्पीड है। आप यहां पे देखिए, और स्पीड क्या होती है? ये भी मीटर पर सेकेंड होती है। यानी इन सब का आप जान रहे हैं इक्वेशन। यानी कि इस तरफ में अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर 1/2, तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1 में से v/2 को माइनस कर दूं। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि आप देखिए m इज इक्वल टू m नॉट, आप यहां पे देखेंगे kg इज इक्वल टू kg, यहां तक तो ठीक था। तो ये है 1 माइनस वी स्क्वायर की पावर 1/2। अब इंटरेस्टिंगली अगर हम इस पे बात करें तो सर यहां पर प्रॉब्लम हमारी ये बनती है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि kg इज इक्वल टू kg
और 1 माइनस मीटर पर सेकेंड की पावर 1/2, दिस इज नॉट डायमेंशनली बैलेंस्ड। यानी कि डायमेंशनली बैलेंस्ड करने के लिए टू बैलेंस दिस इक्वेशन, ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो है 1 माइनस मीटर पर सेकेंड का पावर 1/2, इट शुड बी डायमेंशनलेस। क्यों ऐसा मैंने कहा? ऐसा मैंने इसलिए कहा, क्यों कहा? क्योंकि जब इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जब इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो kg इज इक्वल टू kg बैलेंस हो जाएगा। और दूसरी चीज है 1 में से आप मीटर पर सेकंड को माइनस कर ही नहीं सकते, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो क्या करें? तो एक काम करिए, उसने कहा है कि सी को कहां पुट करें, उसने कहा है आपसे कि आप सी को पुट करिए, तो मैं सी को पुट कर देता हूं वी के नीचे। अब देखो, बाय करेक्टिंग दिस, मैं इसको क्या कर रहा हूं? करेक्ट कर रहा हूं। बाय करेक्टिंग दिस मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसको कर दे रहा हूं m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v बाई सी, और इस पे पावर है 1/2। नाउ दिस इज करेक्ट। कैसे करेक्ट हो गया? आप देखो कैसे करेक्ट हो गया। यह आंसर हो गया हमारा। सी को कहां पुट करना था? यहां। क्यों? देखो m की वैल्यू kg इज इक्वल टू kg 1 माइनस मीटर पर सेकेंड की पावर 1/2। अब आप देखो v की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, c की भी यूनिट मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब मीटर पर सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं बचेगी, और जब कोई भी यूनिट नहीं बचेगी तब आप उसको 1 में से माइनस कर सकते हैं। यानी कि ये कैंसिल आउट जैसे हुआ, ये जैसे ही कैंसिल आउट हुआ नीचे कोई भी यूनिट नहीं बची, और जब नीचे कोई भी यूनिट नहीं बची तो इसको 1 में से प्लस या माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 1 क्या है? 1 तो क्या है? डायमेंशनलेस है। और जब ये पूरा का पूरा नीचे कैंसिल हो गया तो kg इज इक्वल टू kg बैलेंस हो गया। सिंपल आइडिया। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1.13। अब आप समझिए क्वेश्चन नंबर 1.14 क्या कह रहा है। अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है कि यूनिट ऑफ लेंथ ऑफ एटॉमिक स्केल इज नोन एज एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ये वेल नोन है। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। जनरली लाइट वगैरह जो होती हैं या फिर जो यूनिट्स वगैरह होती हैं, एटम्स वगैरह होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एंगस्ट्रॉम का यूज करते हैं। ठीक है। अब देखो उसने कहा कि साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट 0.5 एंगस्ट्रॉम। यानी कि साइज का मतलब है रेडियस, साइज यानी कि रेडियस यहां पर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना दे दिया है आपको? एटम इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। आपने कहा ठीक है। अब द साइज, व्हाट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अ मोल? एक मोल में कितना एटॉमिक वॉल्यूम होगा, यानी एक मोल में क्या होगी एटॉमिक वॉल्यूम? अब पहले ये डिसाइड करो। जैसे एक एग्जांपल समझो, आप एक कंटेनर है, उसको मैं आपको ऐसे समझाता हूं। एक कंटेनर है, एक एग्जांपल समझो। उसने कहा एक बॉल का वजन कितना है? 2 किलो है, और मेरे कंटेनर में 1 डजन बॉल्स है, तो वजन बताओ। सेम प्रॉब्लम है, आप कोरिलेट करने की कोशिश करो। एक बॉल कंटेनर में डाला, उसका वेट है 2 kg, तो अगर इस कंटेनर में 1 डजन बॉल डाल दें, 1 दर्जन बॉल डाल दें, तो टोटल वेट क्या होगा? तो टोटल वेट होगा, क्योंकि 1 डजन में 12 बॉल, एक बॉल का वजन 2 kg, तो 24 kg सा टोटल वेट होगा। सिमिलरली एक मोल का वॉल्यूम कितना होगा? एक एटम का वॉल्यूम नहीं पूछा है, एक मोल एटम का वॉल्यूम पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम की वॉल्यूम पहले आप बताओ, बिल्कुल बेसिक है। एक हाइड्रोजन एटम की वॉल्यूम बताओ कितना हो जाएगा? देखो सर, सॉलिड एटम जो होता है ना, उसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, रख दो यहां पे 4/3। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, बस मैं यहां पे रख दे रहा हूं 0.5 इंटू 10⁻10 का क्यूब, क्योंकि ये दिया हुआ है। आर की वैल्यू यहां पर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 0.5 इंटू 10⁻10।
यह हुआ वेट ऑफ वन बॉल। आपसे ये नहीं पूछा, वो पूछा एक कंटेनर में 1 दर्जन बॉल है, 1 डजन बॉल है, तो टोटल वेट कितना होगा। तो उसी तरीके से 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। 1 मोल का ये मतलब होता है। अगर आपसे ये एक्चुअली ये एवोगैड्रोस नंबर होता है, ठीक है, ये आप पढ़ोगे भी, आपने थोड़ा बहुत बेसिक्स में पढ़ा होगा। एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि अगर 1 मोल कोई सब्सटेंस लिया जाए तो उसमें होती है 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। जैसे 1 दर्जन में कितनी यूनिट्स होती हैं, 12 यूनिट्स होती हैं, उसी तरीके से 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होती है। ठीक है, अब टोटल एटॉमिक वॉल्यूम पूछा है, तो बस सर मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इजी है। देखो मैंने आपको पहले लेक्चर से भी कहा है, क्या कहा है कि भैया कैलकुलेशन पार्ट आपको, तो टोटल एटॉमिक नंबर, तो यहां पर कितने हैं, पहले 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स है, और एक यूनिट का जो वॉल्यूम है 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5, इसको ऐसे ऐसे रख लो आप, 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻10 का क्यूब गुणा कर दो। अब देखो क्या होता है कि 10⁻10 जो है उसका क्यूब होगा तो 10⁻30, और 10⁻23 है ही, तो 10⁻30 और प्लस 23 मिल के हो जाएगा -7, और फिर इन सब का आपस में गुणा कर देना। तो ये काम मैंने आपको एज यूजुअल बताया है कि कैलकुलेशन का पार्ट मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू आ रही है कैलकुलेट करने से, वो आ रही 3.162075 3.162075 इंटू 10⁻7, और वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में। ठीक है, यूनिट्स चेंज नहीं करना है, हमने पहले से कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में रिप्रेजेंट करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको सिंपली लिख दोगे 3.3 लिख दो आप सीधा, 3 अराउंड 3 इंटू 10⁻7 मीटर क्यूब लिख दो, आंसर। ठीक, अब अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो इसी क्वेश्चन का एक बहुत बेहतर क्वेश्चन, इसी का एक एडवांस वर्जन क्वेश्चन मिलेगा आगे 1.15 में, देखेंगे कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, यह है क्वेश्चन 1.15। फिर से देखो, 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ठीक है, बिल्कुल समझ आ गया सर। आइडियल गैस 1 मोल है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पर, और वो ऑक्युपाई करती है 22.24 लीटर। सर ये बहुत मजेदार बात है, अब आप समझने की कोशिश करो। देखो यही तो समझना है आपको। ठीक है, ये है आपका कंटेनर, ये कंटेनर जो है, अब आप इसमें समझो, इसमें लॉजिकली समझो, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है और ये बिल्कुल बेसिक्स के आपके टेस्ट करेगा। इसमें मैंने 1 मोल सब्सटेंस डाल दिए, कितने, 1 मोल सब्सटेंस डाल दिए, जैसे ये इस तरीके से। अब जो गैस होते हैं ना डियर, जो गैसेस होते हैं, जो गैसेस होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा होती है। मतलब उसमें अगर मैं आपको समझाऊं एक बात, तो उसमें क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। मतलब जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, और गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर होते हैं। तो आप कंटेनर में जब गैस को डालेंगे या एक आइडियल गैस को डालेंगे, तो वो बिल्कुल क्लोजली पैक नहीं होगा, उनके बीच में गैप होगा। तो वो ये समझाना चाह रहा है कि 1 मोल आइडियल गैस हमने अगर रखी तो 22 लीटर या 22.4 लीटर जो है जगह ऑक्युपाई करता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, एक हमारे पास क्या है, ट्रेन की बोगी है, डिब्बा है, उस बोगी को कितने लोग, अगर हमने 72 लोगों को, 72 की सीट्स होती है, तो 72 लोग एक पूरी ट्रेन की बोगी ऑक्युपाई करते हैं। तो 72 लोग उस ट्रेन की बोगी को ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो उनके बीच में गैप क्या है, ज्यादा है। लेकिन जब दिवाली की छुट्टी आ गई और सबको घर जाना हो, तो उसी बोगी में कभी कभी 500 लोग भी आ जाते हैं, तो उनके बीच में गैप क्या है, कम है। डिपेंड करेगा
कि यूनिट्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की दूरी कितनी है। तो क्या होता है, जनरली जो गैसेस कंटेनर होता है उस कंटेनर में या एक जगह में गैसेस जब आप भरते हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और यही वो आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे इस क्वेश्चन में। ये हमने क्या निकाला है, एटॉमिक वॉल्यूम है, या इस तरीके से आप क्या बात करेंगे, एक तरीके का मोलर वॉल्यूम हो गया है ना, ये एटम्स का है। और टू द एटॉमिक वॉल्यूम, अब सुनो ध्यान से, ये वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, इसको हमने कहा मोलर वॉल्यूम, टोटल कितनी जगह घेरी। और एटॉमिक वॉल्यूम किसका आएगा, एटम्स का आएगा, एटम्स का आएगा। आपने कहा ठीक है, चलो यहां पर रेडियस देखो, देखने की कोशिश करो, बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट सी हियर, यहां पे क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो यहां बोल रहा है साइज दिया है, क्या साइज दिया है, ओके 1 एंगस्ट्रॉम। तो चलो साइज है ना ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम कितना 1 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होता है -10 मीटर। टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, टोटल एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। सुनो ध्यान से, मजा आएगा। 1 मोल हाइड्रोजन एटम की टोटल एटॉमिक वॉल्यूम कितनी, तो 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट, और 1 यूनिट का वॉल्यूम कितना 4/3 इंटू पाई इंटू 1 इंटू 10⁻⁻10 का क्यूब, ये हुआ। तो जब इसको हमने सॉल्व किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो टोटल एटॉमिक वॉल्यूम हमारी आएगी वो आ गई 25.2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। अब देखो ये वॉल्यूम ज्यादा आई है, क्यों ज्यादा आई है, क्योंकि इसमें साइज है 1 एंगस्ट्रॉम और पिछले वाले में साइज था 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो इसीलिए एटॉमिक वॉल्यूम 3 इंटू 10⁻⁻7 आई थी। लेकिन क्योंकि साइज यहां पे बढ़ गया है, साइज यहां पे रेडियस जो है 1 एंगस्ट्रॉम हो गया है, तो ये एटॉमिक वॉल्यूम इतनी आई हमारी, कितनी आई है 25 इतना। लेकिन जगह कितना घेर रहा है, जगह जो घेर रहा है वो मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम जो है हमारा वो है 22.4 लीटर, यानी कि 1 लीटर में होता है 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। समझ रहे हो, मतलब टोटल जो जगह घेरा 72 लोगों ने उसका बोगी में, वो एक बोगी जगह घेर लिया, लेकिन लोग हैं सिर्फ 72। तो टोटल जो वॉल्यूम है या जो टोटल जो मोलर वॉल्यूम है वो आपका 22.4 लीटर है, लेकिन उसमें जो एटम्स का वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो इसका रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है। यहां पे देखो आप क्या पूछ रहा है, रेशियो इतना लार्ज। तो रीजन वही है, रीजन क्या है वो आपको मैंने बता दिया। तो रेशियो ऑफ मोलर वॉल्यूम, तो जब आप मोलर वॉल्यूम टू एटॉमिक वॉल्यूम करेंगे तो मोलर वॉल्यूम कितना 22.4 इंटू 10⁻³ एंड एटॉमिक वॉल्यूम कितना 25.2 इंटू 10⁻⁷। तो इसका रेशियो तकरीबन 10⁻⁴ आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। सो लिखिए यहां पे दिस रेशियो इज लार्ज, रेशियो बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, intermolecular distance between atoms is large। एटम्स के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनका एटम्स का जो खुद का वॉल्यूम है मोलर वॉल्यूम से क्या हो गया, बहुत कम है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत आसान सवाल था। अब आएगा क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन करना है दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन को क्लियरली। क्या, इफ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ द फास्ट मूविंग ट्रेन, द नियरबाई ट्रीज हाउसेस सीम्स टू मूव रैपिडली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द ट्रेन्स मोशन, बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, हिल टॉप्स, मून, स्टार assume to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving and these objects seems to move with you। देखो सर कहानी ये तो है, ये तो हम सब ने नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है कि जब हम चलते हैं ट्रेन में तो चल हम रहे हैं, लेकिन हमारे बगल में खिड़की के बाहर जब हम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं।
जो ऑब्जेक्ट्स नजदीक हैं वो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, जैसे ट्रेन के पोल्स, ट्रेन के खंबे, और वहां पे जो पोल्स, खंबे, पेड़ पौधे जो नजदीक है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन दूर में जो चीज है वो धीरे मूव कर रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है वो आपको समझना है। देखो, बहुत बेसिक सा फंडा है। सपोज दैट योर ट्रेन इज मूविंग, सपोज दैट योर ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, योर ट्रेन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस दिशा में आप जा रहे हैं। जब इस दिशा में आप जा रहे हैं तो होता क्या है कि यहां पर एक पेड़ है, पहले आप उसको कैसे देख रहे थे? पहले आप उसको कैसे देख रहे थे? हाउ यू आर वॉचिंग दैट पार्ट? अगर मैं आपको समझाऊं तो पहले आप इसको यहां से देख रहे थे, और पहले आप यहां से देख रहे थे, अब आप यहां से देख रहे हो, तो क्या हुआ? आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये पेड़ जो है पीछे की तरफ जा रहा है, और क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक है इसीलिए लाइन ऑफ साइट जो है बहुत तेजी से अपना एंगल बदल रहा है। ये क्या है आपकी? दिस इज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट है। ये क्या है? लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट है, ठीक है। यही ट्रेन है, ये ट्रेन आपकी उधर जा रही, लेकिन यहां दूर पर एक पहाड़ है, यहां दूर एक पहाड़ है, और जो पहाड़ है, दूर पहाड़, उसको जब हमने देखा, उसको जब हमने देखा तो उसकी लाइन ऑफ साइट तेजी से नहीं बदल रही, उसका एंगल बहुत कम है, उसके लाइन ऑफ साइट का एंगल जो है वो बहुत कम है, तो वो हमको इतना तेजी से मूव करता नहीं दिखेगा। आप समझो, तो जो चीज नजदीक है, जो चीज नजदीक है उसके लिए हमारा लाइन ऑफ साइट तेजी से एंगल बदल रहा है, इसीलिए इल्यूजन के तौर पे वो ऑब्जेक्ट मुझे तेजी से मूव करता दिख रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर है उसका लाइन ऑफ साइट, उसके लिए हमारी जो लाइन ऑफ साइट है, जो हम जहां से बैठ के देख रहे हैं, उसका एंगल धीरे से बदल रहा है, इसीलिए वो हमको मूव करना नहीं दिख रहा है। तो आप यहां पे लिखिएगा कि एज लाइन ऑफ साइट, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो दूर में ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, डज नॉट चेंजेस इट्स एंगल क्विकली, चेंजेस इट्स एंगल क्विकली, ये अपना एंगल बहुत तेजी से नहीं चेंज करता, सो दे सीम्स टू बी स्टेशनरी, इसीलिए उनको देख के लगता है कि वो नहीं चल रहे या फिर धीरे चल रहे। तो जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं, या उनको देख के, जैसे आप बहुत दूर देखोगे चांद सितारों को ना, तो वो तो रुके हुए दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो लाइन ऑफ साइट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि आप जितना दूर जाएंगे ना, आप समझ रहे हो, मैं बोर्ड के बाहर बना दूं इधर तो ये एंगल और कम हो जाएगा, लेकिन जितना नजदीक आता जाऊंगा, अब कोई ऑब्जेक्ट यहां होता तो उसके लिए तो एंगल बहुत ज्यादा हो जाता। आप समझ रहे हो ना? तो जितना तेजी से लाइन ऑफ साइट हमारी एंगल बदलेगा, उतना तेजी से वो ऑब्जेक्ट हमको अपोजिट जाता दिखेगा। ये लाइन ऑफ साइट का कमाल है। रिलेटिव मोशन में और भी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन कम है, स्टेटमेंट ज्यादा है, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि सन है, सन इज हॉट प्लाज्मा। एक्चुअली क्या होता है कि अब आपको मैं थोड़ा सा, आप डिटेल में साइंस पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा भी होगा कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, एंड देन फिर क्या होता है? प्लाज्मा, और आजकल तो एक और सब्सटेंस आ गया है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर होता है, क्योंकि मैटर कितने फॉर्म में रह सकता है। तो हम बचपन से तो पढ़ते आ रहे थे कि लिक्विड, सॉलिड, गैस, लेकिन एक्चुअली प्लाज्मा भी होता है, और प्लाज्मा के अलावा एक नया है जुड़ा हुआ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है। बट सन एक हॉट प्लाज्मा है। हॉट प्लाज्मा क्या होता है? आयनाइज्ड फॉर्म में होता है, आयंस होते हैं ना, प्लस माइनस, उस फॉर्म में होता है। विद इट्स इनर कोर एट टेम्परेचर ऑफ 10⁻⁷ केल्विन, 1 करोड़ केल्विन के आसपास का तापमान है सर, आप समझो। तो जो आउटर सरफेस है उस पे, और कोर का इतना तापमान है, और आउटर सरफेस का तापमान है 6000 केल्विन। अब आप सोचो, इतना ज्यादा टेम्परेचर है, तो इस टेम्परेचर पे वो ये कह रहा है कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड या लिक्विड में तो नहीं रह सकता। ऑब्वियसली नहीं रहेगा। हल्का सा तापमान बढ़ता है तो क्या होता है? सॉलिड मेल्ट होने लगता है, और तापमान बढ़ता है तो क्या हो सकता है? वेपराइज होने लगता है, आयनाइज होने लगता है। तापमान बढ़ाएंगे तो जो मैटर है, कोई भी मैटर ले लो, इनफैक्ट आपके घर में रखा होगा स्टील की रॉड, लेकिन स्टील की रॉड को आप गर्म करोगे तो मेल्ट हो जाएगी, और गर्म करोगे तो आयनाइज होने लगेगी, वेपराइज होने लगेगी। तो बहुत ज्यादा तापमान पे सॉलिड लिक्विड नहीं रहता। तो ये कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है मास डेंसिटी से। अब देखो क्या होता है, समझने की कोशिश करो। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि डेंसिटी
डेंसिटी का रेंज होता है, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा सॉलिड की, फिर लिक्विड की, फिर गैसेस की। मतलब आप एग्जांपल के तौर पे अगर मैं सिंपल समझाऊं तो गैसेस या एयर्स की डेंसिटी अगर 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी तो लिक्विड की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। इतना डिफरेंस हो जाता है। गैसेस क्या होती है ना, क्लोजली पैक नहीं होती, गैसेस दूर होती हैं। एक कमरे में गैस होगी तो उनके बीच में गैप होगा बहुत ज्यादा, लेकिन सॉलिड बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड थोड़ा सॉलिड से कम, लेकिन गैसेस से ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं। तो डेंसिटी चेक करने को बोल रहा है वो, कि आप एक काम करो, डेंसिटी चेक करके बताओ कि डेंसिटी कैसी है। उसके लिए रेडियस ऑफ द सन दे दिया। रेडियस ऑफ सन कितना दिया है? रेडियस ऑफ सन है 7 इंटू 10⁸ मीटर। इससे क्या निकाल लीजिए? वॉल्यूम ऑफ सन निकालिए। इससे आप क्या निकालिए? वॉल्यूम ऑफ सन निकाल लीजिए। कैसे मिलेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। हो गया वॉल्यूम। अच्छा, मास आपको दिया है, मास दिया। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, m/v। या आप और डिटेल में आगे भी पढ़ोगे और थोड़ा बहुत बेसिक्स आपने पहले पढ़ रखा होता। मास बाय वॉल्यूम, मास कितना दिया है? 2 इंटू 10⁻30 kg। तो डेंसिटी ऑफ सन निकालो। ये क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह नहीं रहा है, लेकिन आप निकालो। तो फिर आप इसको निकाल के बताओ कि क्या है। तो डेंसिटी ऑफ सन है मास ऑफ सन बाय वॉल्यूम ऑफ सन। मास ऑफ सन बाय वॉल्यूम ऑफ सन। मास कितना हो गया सर आपका? मास आपको दिया है क्वेश्चन में 2 इंटू 10⁻30 kg, और जो वॉल्यूम है वो आपको निकालना है 4/3 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 10⁸ मीटर क्यूब। एक सेकेंड, मीटर का क्यूब। ठीक है, ये हो गया। डेंसिटी ऑफ द सन अगर आप निकालते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको वॉल्यूम लिख रहा हूं विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। डायरेक्टली मैं वॉल्यूम लिख रहा हूं 1391.8 1391.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि आप इसको अच्छा इंटू 10 पावर, हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। 13, इसको आप सॉल्व करना सर, ये बहुत ट्रिकी है। सॉल्व करने के लिए आपको छोड़ रहा हूं मैं। आप ये मत कहना कि सर जी आए थे ऐसे करके चले गए, सॉल्व नहीं किए। अब भाई सॉल्व आपको करना है, समझो, खुद कुछ भी तो करोगे। कैलकुलेशन कैसे तेज होगी आपकी? ऐसे तेज होगी। तो 1391.8 kg पर मीटर क्यूब है, तो ये 1.4 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। अब आप जानते हो इस रेंज में गैसेस नहीं रह सकती। इस रेंज में क्या रह सकता है? या तो सॉलिड या लिक्विड। अरे बहुत ज्यादा डेंसिटी है, 1400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है। गैसेस इस रेंज में नहीं रह सकती, या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो। और आप क्या कह रहे हो कि सन के कोर पे कोई भी सॉलिड या लिक्विड में नहीं है, यानी कि ये कुछ और है। क्या है? ये प्लाज्मा है। तो इतना ज्यादा, तो प्लाज्मा आयनाइज्ड है, तो प्लाज्मा की भी तो डेंसिटी कम होनी चाहिए। इसकी डेंसिटी ज्यादा क्यों है? इसकी डेंसिटी इसलिए है कि सन के इनर कोर पे ग्रेविटी है। सन के इनर कोर पे क्या है? ग्रेविटी है। तो वो ऑब्जेक्ट जो मेल्ट हो रहे हैं उनको अपनी तरफ खींच रहा है। तो इनर कोर की ग्रेविटी एक इसका रीजन है। तो अगर आपसे कहना हो ये कि जो ग्रेविटी है, तो आप ये कहिएगा उसको कि इनर कोर में जो ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है, इसीलिए इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जो देखने से तो लगती है सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी, लेकिन एक्चुअली सॉलिड या लिक्विड नहीं है, वो क्या है? प्लाज्मा है। करेक्ट? तो ये मेरा स्टेटमेंट था। तो डेंसिटी जो है सन की बहुत ज्यादा है। सन ये सॉलिड लिक्विड के जैसा वैल्यू है, बट एक्चुअली इट इज प्लाज्मा। और उसका रीजन है इतना ज्यादा होने का, क्योंकि इतने ज्यादा तापमान में भी डेंसिटी ज्यादा होने का रीजन है कि सन का जो कोर है वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को इंटरनल ग्रेविटी से खींच रहा है। करेक्ट? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर नंबर यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1। ठीक, आई होप आपको चीजें पसंद आई हैं, आपने काफी कुछ चीजें सीखा है। बाकी अगर आपको कोई सजेशन हो, आपका कोई हमें सुझाव हो, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे आपके लिए और अच्छे वीडियोस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लगातार इस चैनल पर ले आते रहें। आपको कोई भी मैसेज करना हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप यहाँ पे इस टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमारे सारे कोर्सेज, क्लासेस, लिंक उन सबसे अवेल हो सकते हैं। सो दिस इज इट हियर। थैंक यू एंड गुड लक।